हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास में लेक्चर वीडियो के माध्यम से इंग्लैंड की एंशिएंट सोसाइटी की चर्चा करूंगा। इस वीडियो में बहुत कुछ सीख मिलने वाला है, इसे अंत तक देखें व सुनें। लेट्स बिगिन। समाज और साहित्य का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। समाज ही से साहित्य की रूपरेखा बनती है और समाज के सभी अंगों का पूरा चित्र साहित्य में प्रतिबिंबित रहता है। यदि हम किसी देश के साहित्य को पूर्ण रूप से समझना चाहें तो हमें उस देश के समाज का समुचित अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के ही आचार विचार, रीति रिवाज और रहन सहन साहित्य में संचित रहते हैं। इंग्लिस्तान के आदि निवासियों का समाज भी अन्य पुराने देशों के समान असभ्य तथा बर्बर था। देश की प्राचीन जाति का नाम केल्ट था और इसी की दो उपजातियों ने पश्चिमी यूरोप पर अपना अधिकार जमा रखा था। केल्ट जात की यूँ तो अनेक उपजातियां थीं, परंतु मुख्य केवल गेल तथा सिमरी थी। गेल प्रकृति पूजक थे, उन्हें ज्योतिष से भी प्रेम था और ऐतिहासिक दृष्टि से ये कुछ निम्न श्रेणी के जर्मन जाति के वंशज प्रतीत होते थे। उन्होंने उत्तर की उन उपजातियों से युद्ध कर उन्हें हराया, परंतु धीरे धीरे वे भी उन्हीं में घुल मिल गए। सिमरी जाति का उत्पत्ति गेल जाति के बाद हुआ। ये लोग सामाजिक दृष्टि से अधिक असभ्य थे और इनकी सभ्यता निकृष्ट कोट की थी। ये भ्रमण करते थे, शरीर पर गोदने बनाते और मांसाहार करते थे और एक खेती से अनभिज्ञ थे। कदाचित फिनिशिया की प्राचीन व्यापारी जात से इनका संपर्क हुआ होगा, क्योंकि वे व्यापारी कॉर्नलैंड के टीन की खदानों के पास ही व्यापार करते थे। यदि किसी विदेशी जाति से इसका संबंध प्रमाणित है तो वह रोमन जात से है। रोमन लोगों ने 55 पूर्व ईसा में इंग्लिस्तान पर आक्रमण किया। रोमन सेनापति जूलियस सीजर ने गेल जाति को फ्रांस में पूर्णतया पराजित कर वहां अपनी विजय पताका फहराई। फ्रांस के पश्चिमी भागों से उन्होंने इंग्लिश चैनल के पार जब दृष्टि डाली तो इंग्लिस्तान के कुछ ऊंचे पर्वत शिखर उन्हें दिखाई पड़े और उन्होंने सोचा शायद पृथ्वी के विस्तार का अंत वही हो और इंग्लिस्तान पर धावा बोल दिया। रोमन सेनापति की विजय हुई और उन्होंने सारा देश अपने अधीन कर लिया। इस समय इंग्लिस्तान का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन गेल जाति के ही समान था। रहन सहन, रीति रिवाज भी उन्हीं के समान थे। दोनों की बोलियों में भी विशेष समानता थी। रोमन लोगों ने यद्यपि इंग्लिस्तान पर अधिकार तो कर लिया, परंतु वहां के निवासियों पर पूर्ण अधिकार जमाने में 1 शताब्दी का समय लग गया। अंत में रोमन सेना की श्रेष्ठता तथा उसके विशाल संगठन की जीत हुई। इंग्लिस्तान रोमन साम्राज्य का एक प्रदेश बना लिया गया। इस साम्राज्य का विस्तार स्कॉटलैंड के नीचे मैदानों और डोवर स्टेट से लेकर फर्थ ऑफ फोर्थ तक था, परंतु वेल्स की कुछ पहाड़ियां पराजित न हो पाई थी। 480 वर्षों तक इंग्लिस्तान की यही दशा रही। रोमन लोगों ने इस समय के अनंतर बहुत सी सड़कें बनाई और बहुत से नगर बसाए। ये सड़कें अब भी हैं, परंतु इनके पुराने नाम बदल दिए गए हैं। इस समय की सबसे लंबी सड़क आर्माइन स्ट्रीट ऑफ ओल्ड नॉर्थ रोड के नाम से विख्यात है। इन सड़कों के कारण नगरों में संपर्क बढ़ा और इस संपर्क के कारण सारे देश में रोमन जाति का लैटिन भाषा का भी प्रयोग बढ़ा। फ्रांस में तो लैटिन ने देश भाषा का स्थान ले लिया था। अब इंग्लिस्तान में भी इसका प्रचार बढ़ने लगा। इस प्रचार के कारण लैटिन ही सभ्य भाषा मान ली गई, परंतु दूसरी ओर वेल्स और कम्ब्रिया की केल्ट जाति और स्कॉटलैंड की पिट जाति लोग दुर्भेद पर्वत श्रेणियों के पीछे अपना स्वतंत्र शासन कर रहे थे। रोम के सैनिक इनको परास्त न कर पाए। फलतः इन जातियों ने अपनी विशेषताएं न छोड़ी। जब जब उन्हें अवसर मिलता वे निकट के प्रदेशों पर धावा करती, परंतु इन जंगली जातियों की भाषा भी लैटिन के प्रभाव से मुक्त न रह सकी। अनेक स्थानों के रोमन नाम उन्होंने अपनाए। आधुनिक वेल्स की बोली में अनेक लैटिन शब्द धातु रूप में है। लैटिन भाषा की इन पर पूरी छाप है। इन जंगली जातियों ने अपनी एक अलग टोली बना ली थी और रोमन सभ्यता से अपने को पृथक रखने का प्रयत्न करते थे। अपने इन सभ्य देशवासियों को भी उन्होंने अलग ही रखा। जो रोमन प्रदेश में रहते थे, इनकी लूट मार इतनी बढ़ी कि रोमन लोगों को अनेक फौजी अड्डे बनाने पड़े, नॉर्थबियन वाल बनानी पड़ी, परंतु इन रोमन प्रदेशों के रहने वाले को शांति न मिली। वे रोम से सहायता की प्रतीक्षा करते थे और स्वयं अपनी रक्षा जंगली जातियों के विरुद्ध नहीं कर सकते थे, और जब जब रोमन सेनाएं उनकी रक्षा के लिए आती तब तक ये जंगली जातियां घोर युद्ध करती थी, जिससे जनता को बड़ा कष्ट होता था। रोमन प्रदेशों के रहने वाले इतने दिनों तक अधीर रहने के कारण साहसहीन हो गए। फोर्थ तथा सरले के समय में ही इंग्लिस्तान में गृह युद्ध आरंभ हो गया था और जब तक यह गृह युद्ध रहा तब तक साहित्य भी कुंठित रहा।
1642 ईस्वी में नाट्यशालाएं बंद कर दी गई और प्यूरिटनबर्ग का देश में बोलबाला हुआ। गृह युद्ध के होते ही अंग्रेजी साहित्य के एक महत्वपूर्ण युग का भी अंत हो गया। इस युग में क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन तथा शेक्सपियर ने नाट्य साहित्य की उन्नति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इस युग के महत्वपूर्ण होने के कई कारण रहे। शेक्सपियर का युग मध्य युग के समीप होने के कारण उसकी शालीनता तथा उसकी मानवता के प्रतिध्वनि सुन सकता था। रिनेसां अथवा नवजागृत के युग की विद्वता, उसकी मौलिकता तथा उसकी दिव्य दृष्टि से इस युग का परिमार्जन हुआ। इन दोनों युगों की छाप शेक्सपियर कालीन साहित्य पर पड़ी। अब इंग्लिस्तान में व्यापारी वर्ग उन्नतशील था, देश में धन संपत्ति की वृद्धि हो रही थी और लोगों में तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ रही थी। कल्पना और कविता, मानवता और आध्यात्मिकता अब दूर की चीजें थी, परंतु मनुष्य की आनंद प्रियता को निर्जीव कर देना समय के लिए भी अत्यंत कठिन था। इसलिए स्टुअर्ट युग में फिर मनोरंजनकारी साधनों का प्रादुर्भाव हुआ। चार्ल्स प्रथम के समय में भी कुछ मौलिक नाटकों की रचना हुई। ये नाटक दरबारों में अभिनीत होते थे। इन नाटकों में कविता, कल्पना तथा प्रेम का समुचित सामंजस्य रहता था और इन्हें उच्च वंश के अथवा राजवंश के व्यक्ति ही चेहरे अथवा मास्क लगाए रंगमंच पर खेलने आते थे। ये नाटक मास्क कहलाते थे और इनका प्रचार राज्य प्रसादों तथा दरबारों में विशेष रहा। 1660 ईस्वी के लगभग इंग्लिस्तान में नवीन युग का जन्म हुआ। चार्ल्स प्रथम के वध के पश्चात प्यूरिटनबर्ग की विजय हुई थी और अनेक वर्षों तक प्यूरिटन समुदाय के मनुष्यों का राज्य रहा। क्रॉमवेल ने अपनी अपार शक्ति लगाकर देश पर राज्य किया, परंतु अंग्रेजों को बहुत काल तक यह राजनीतिक परिस्थितियां प्रिय न रही। क्रॉमवेल की मृत्यु के पश्चात देश में खलबली मच गई। जनता में स्टुअर्ट राजाओं के लिए एक नवीन श्रद्धा उत्पन्न हो चली और कुछ ही समय पश्चात जनता ने क्रॉमवेल के शासन को उलटकर चार्ल्स द्वितीय को राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। अब रेस्टोरेशन अथवा पुनः राजशासन का युग आया। चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी शासन की बागडोर हाथ में लेते ही नाट्यशालाओं पर से प्रतिबंध हटा दिए। नाट्यशालाएं अब दुगुने उत्साह से काम करने लगी और नाटककारों को फिर से जीवन दान मिला। उन्होंने पहले पुराने कलाकारों के नाटकों को प्रदर्शित करना आरंभ किया। बेन जॉनसन तथा शेक्सपियर के नाटक फिर रंगमंच पर खेले जाने लगे। नाटकों की लोकप्रियता बढ़ते ही लेखकों ने मौलिक रचनाएं भी आरंभ की। इन रचनाओं में हर्ष प्रधान नाटक ही समय की गति के कारण लोकप्रिय हुए। यद्यपि अनेक विषयों पर रचनाएं होती रही, परंतु जिस विषय पर मौलिक तथा महत्वपूर्ण रचनाएं हुई वह सामाजिक विषय था। सामाजिक आचरण ही नाटकों के विषय बने और 3 लेखकों ने सुचारू रूप से यही विषय अपनाया। ये 3 लेखक एथरिज, वाइकली तथा कांग्रीव थे। एथरिज ने ही यह नवीन प्रणाली निकाली। उन्होंने साहित्यकार की दृष्टि से देखा कि पुरानी कल्पनापूर्ण तथा काव्यपूर्ण रचनाएं न तो संभवी हैं और न सरप्रिय हो पाएगी। इसलिए उन्होंने समकालीन समाज के आचार विचारों को ही कथानक रूप में ग्रहण किया और नाटकों में शिष्टता, सुंदर स्त्रियों के प्रेम व्यापार तथा उनके प्रेमियों के अवैध प्रेम और कटु को रंगमंच पर प्रदर्शित किया। उनके वार्तालाप में सरस परिहास तथा तीव्र विनोद रहता था, जिसे सुनकर दर्शक लोट-पोट जाते थे और उनकी लोकप्रियता बढ़ती थी। द मैन ऑफ द मोट उनका इसी सामाजिक विषय पर विलियम वाइकली ने भी रचना की। यद्यपि उन्होंने जॉर्ज एथरिज की शैली अपनाई, परंतु उन्होंने व्यंग्य और हास्य को अधिक स्थान दिया और प्रत्येक स्थल पर जहां वार्तालाप तथा रसिक उक्तियां हैं, तीक्ष्ण व्यंग्य और तीव्र उपहास भी उसके साथ है। वाइकली ने जॉनसन तथा फ्रांसीसी नाटककार मूलियर का समुचित अध्ययन किया था और इन दोनों लेखकों का अनुकरण उन्हीं के कथानकों को ले नाटकों की रचना की है, परंतु ये अनुकरण असफल है। वाइकली में नाटक लिखने की शक्ति थी और जब उन्होंने अपने निजी कथानकों को ग्रहण करके उन्हें नाटक रूप दिया तो वे शीघ्र ही सरप्रिय हुए। वाइकली के 4 नाटकों ने उन्हें विशेष ख्याति प्रदान की। लव इन ए वुड, द जेंटिलमैन डांसिंग मास्टर, द कंट्री वाइफ तथा द प्लेन डीलर में उनकी पूर्ण प्रतिभा विकसित हुई है। उनकी दृष्टि अपने पात्र जगत पर सदैव रहती है और अपने पात्रों पर उन्हें पूर्ण विश्वास भी है कि वे उनके आदर्श समुचित रूप से प्रदर्शित कर सकेंगे। चित्रण में प्रौढ़ता तथा पूर्णता, व्यापकता तथा रोचकता है, परंतु इन सब के अतिरिक्त उनमें उपहास और व्यंग्य की इतनी प्रचुर मात्रा है कि दर्शक केवल उपहास और व्यंग्य से ही संतुष्ट होकर पात्रों से विमुख हो जाते हैं। उनका व्यंग्य नैतिक आदर्शों से प्रेरित न होकर उनके विराग तथा मानव द्वेष से प्रेरित है। मोह तथा आनंद के इंद्रजाल में पड़े हुए उनके पात्र अंत में उस उपहास की दशा पर पहुंचते हैं जो उन्हें कारुणिक ही नहीं वरन विभत्स बना देती है। थैंक्स।